दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला के कत्ल की है जिसने खुद को बचाने के लिए कोर्ट से लेकर पुलिस तक से मदद की गुहार लगाई। पर उस महिला की गुहार पर न तो कोर्ट ने ज्यादा तवज्जो दी और न ही पुलिस ने उस महिला की गुहार को सीरियसली लिया। और उसके बाद जिस तरह से कातिल ने 300 लोगों के सामने इस महिला का कत्ल किया, उसे देखकर उस पार्टी में मौजूद सभी लोगों की रूह तक कांप गई। जी हाँ दोस्तों, कातिल ने जिस तरह इस महिला का कत्ल किया, इसे जानकर आपका भी दिल दहल जाएगा। यहाँ तक कि आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि इस महिला का कत्ल करने के बाद कातिल उस पार्टी से भागा भी नहीं, बल्कि उस महिला की लाश के पास बैठकर अपने चश्मे पर लगे खून के धब्बों को इत्मीनान से पोंछ रहा था। अब दोस्तों, आप सबके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये कातिल कौन था और उस महिला को सरेआम सबके सामने मारना क्यों चाहता था, और आखिर में उस महिला और कातिल के बीच का रिश्ता क्या था। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आगे की कहानी में आपको पता चलेंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम है जियाउल्लाह इब्राहिम ज़दे। 80 के दशक में जब जियाउल्लाह करीब 24 साल का था, तब वो पाकिस्तान से ईरान लॉ की पढ़ाई के लिए आता है और यहीं कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि उससे 10 साल बड़ी थी और उसका नाम था ज़हरा। ज़हरा को देखते ही जियाउल्लाह को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है, जिसके बाद 1985 आते आते वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इस शादी के सिर्फ 2 साल बाद इनको पहली लड़की होती है जिसका नाम अतीना रखा गया और इसके बाद इनका एक लड़का होता है जिसका नाम अरमान रखा जाता है। 1997 तक आते आते ये पूरा परिवार अफगानिस्तान से निकलकर ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में शिफ्ट हो जाता है और यहीं एडिलेड में रहते हुए ज़हरा ने एक और छोटी सी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम अनीता रखा गया। अब जहाँ पर ये परिवार ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हुआ था, वहाँ के आसपास के लोग इन्हें बहुत ही इज्जत की नज़र से देखते थे, क्योंकि ये जो ज़ाहिरा थी वो अपने घर में एक हाउसवाइफ की तरह रहा करती थी और अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर रही थी। जबकि जियाउल्लाह ईरान और अफगानिस्तान दोनों से ही लॉ की डिग्री पास करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था और यहाँ वो अब एक जाना माना वकील बन चुका था, जिसकी वजह से उसकी अपनी कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्ट थी। लेकिन ये सिर्फ एक मुखौटा था इस परिवार का, क्योंकि ये जो वकील जियाउल्लाह था, इस घर का सारा करता धरता, इस घर का मुखिया, वो घर के बाहर तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल था, लेकिन घर के अंदर इसकी सच्चाई वही जानते थे जो इस घर में रहा करते थे, यानी कि इसकी बीवी और इसके तीनों बच्चे। असल में उसके बच्चों ने एक इंटरव्यू में बताया कि पिता का प्यार क्या होता है वो तो हमने कभी देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। हमें तो हमारे पिता हमेशा ही जान से मारने की धमकियां देते रहते थे। अपने पति से अपने बच्चों को बचाने के लिए ज़हरा हमेशा घर पर ही रहा करती थी और वो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती थी, पर उनके हालात दिन पे दिन बिगड़ते ही चले जा रहे थे। और फिर उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब उनके पिता उनकी माँ को इतना मारते हैं कि उनकी माँ बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती हैं। लेकिन वो इंसान तब भी नहीं रुका और अपनी लातों से उसे मार मार के खुश होता रहा। धीरे धीरे जहाँ एक तरफ बच्चे बड़े हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जियाउल्लाह का गुस्सा और बढ़ता चला जा रहा था। बच्चों से अपने पिता की ये बर्बरता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो रोज रोज अपनी माँ को अपने पिता से इस कदर मार खाता हुआ देखकर बेचैन हो जाते थे। वो अपनी माँ को उस जल्लाद से किसी भी कीमत पे बचाना चाहते थे। असल में दोस्तों, फरवरी 2009 में एक दिन जियाउल्लाह अपनी बीवी से इतना नाराज हो गया कि उसे मारते मारते गुस्से में उसके गले पे चाकू तान देता है। और इससे पहले वो कोई और हरकत करता, तभी उसका बेटा जो अब 20 साल का हो चुका था, वो बीच में आ जाता है और अपने पिता को धक्का देकर जमीन पे गिरा देता है और फिर उनसे कहता है कि हम सब आपको अब और नहीं झेल सकते। हम लोग आपको, आपके इस घर को और इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे और दूर कहीं एक ऐसे शहर में अपना घर बनाएंगे जहाँ आपकी परछाई तक भी ना पड़े। बेटे की इस बात पे जियाउल्लाह और ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है कि अगर तुम लोगों ने इस घर को छोड़कर जाने की बात सोची भी तो इसी घर में तुम सबको बंद करके आग लगा दूंगा। जियाउल्लाह की इस धमकी से ज़हरा डर जाती है और जियाउल्लाह के पागलपन को देखते हुए उसे लगता है कि जियाउल्लाह किसी दिन उसके किसी बच्चे को सच में न मार दे। और फिर अगले ही दिन ज़हरा अपने तीनों बच्चों के साथ उस घर को छोड़कर वहाँ से फ्लाइट पकड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। जब ज़हरा अपने बच्चों के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हुई तो उसे 2 बातें अच्छी तरह से पता थी।
पहली कि उसके पास पैसे आने का कोई साधन नहीं था और दूसरा कि उसका पति इतनी आसानी से उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये बात भी कंफर्म थी कि वो इसका बदला जरूर लेगा और उसी दिन ज़हरा के भाई ने फोन करके उसको बताया कि मेरे पास जीजू यानी जियाउल्लाह का फोन आया था और वो मुझे गालियां दे रहा था और कह रहा था जैसे तुम्हारी बहन मेरे बच्चों को लेकर भागी है मुझसे दूर, मेरी बेइज्जती करी है उसने मेरे समाज में, अब मैं ऐसे ही उसे नहीं जाने दूंगा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद ज़हरा ने सोचा कि क्यों ना वो ऑस्ट्रेलिया से ही बाहर निकलकर वापस अपने देश ईरान चली जाए, लेकिन वह अभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी सबसे छोटी बेटी अनीता अभी एक माइनर थी और अभी वो ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ सकती थी। जिसके बाद इस परिवार ने एक वकील को हायर किया और पूछा कि क्या उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह मिल सकता है और फिर उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया। ज़हरा ने कोर्ट में बताया कि मेरा पति मुझे जान से मारने की फिराक में रहता है, वो कभी भी मुझे या मेरे बच्चों को मार सकता है, इसलिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। अब यहाँ उसे प्रोटेक्शन मिलने ही वाला था कि तभी ज़हरा ने अचानक से डाइवोर्स का केस भी फाइल कर दिया। उसने कहा कि मुझे जल्द से जल्द अपनी फ्रीडम चाहिए, मेरी आज़ादी मुझे चाहिए जो मुझे बहुत टाइम से नहीं मिली है और मुझे अब इस इंसान के साथ 1 मिनट भी नहीं बिताना। ज़ाहिरा ने डाइवोर्स तो फाइल कर दिया और अपने पति के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी ले लिया, लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई और वो दिक्कत थी इस घर की सबसे छोटी बेटी अनीता, क्योंकि वो 18 साल से कम की थी, इसलिए उसका पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए कभी भी इस घर में आ सकता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही इधर से ज़हरा ने डाइवोर्स फाइल किया, उधर से जियाउल्लाह ने भी डाइवोर्स फाइल कर दिया और यहाँ कोर्ट की अनुमति के अनुसार जियाउल्लाह अब अपनी छोटी बेटी अनीता से मिलने के लिए इस दूसरे घर में आने लगा। लेकिन इस परिवार को पता था कि ये जो इंसान यहाँ मिलने आ रहा है वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। इधर जब भी जियाउल्लाह अपनी बेटी से मिलने के बहाने आता तब अपने परिवार को एक नई धमकी देकर जाता कि तुम सब जल्दी ही इस दुनिया से जाने वाले हो। जिसके बाद इस घर का एकमात्र बेटा यानी कि अरमान पुलिस में अपने पिता के खिलाफ कंप्लेन कराने जाता है, पर पुलिस भी अपने हाथ खड़े कर देती है क्योंकि कोर्ट ने ही जियाउल्लाह को अपनी बेटी से मिलने की इजाजत दी थी, तो अब पुलिस भी उसे रोक नहीं सकती थी। पुलिस अधिकारियों से अरमान को सिवाय दिलासा के अलावा और कुछ नहीं मिला। पुलिस के हाथ खड़ा कर देने के बाद ज़हरा ये समझ चुकी थी कि अब उसे और उसके बच्चों को उसे खुद ही अपने पति से बचाना पड़ेगा। इसके बाद ज़हरा अपना ये घर भी छोड़ देती है और एक नई जगह पर जाकर रहने लगती है। वो अब हर महीने अपना एड्रेस बदलने लगती है ताकि उसके पति को उसका पता ना लगे। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपनी कुछ रातें सड़कों पे सो के बिताई। दोस्तों, अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि उनके मन में जियाउल्लाह का कितना खौफ था। ऐसे ही बचते बचाते इन सब का 1 साल निकल जाता है और 1 साल बाद फरवरी 2010 में जियाउल्लाह ने कोर्ट में पिटीशन डाला कि उसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में थोड़ी छूट दी जाए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में क्या था। ज़हरा ने जो कोर्ट से अपने पति के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया था उसमें ये बात साफ साफ लिखी थी कि उसके पति को अपनी बीवी से एक फिक्स दूरी मेंटेन रखनी है, यानी कि वो अपनी बीवी के पास नहीं आ सकता था। और ये बात भी लिखी थी कि जिस भी पार्टी या फंक्शन में ज़हरा जाएगी वहाँ उसका पति नहीं जा सकता था। अब जब जियाउल्लाह ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन डाला तो उसे इसमें थोड़ी ढील मिल गई और कोर्ट से यहीं पे गलती हो गई। जो जियाउल्लाह चाह रहा था उसे वो मिल चुका था। इस ऑर्डर के सिर्फ 10 दिन बाद ही यानी कि 31 मार्च 2010 इस दिन को दोस्तों पर्शियन न्यू ईयर के तौर पे भी जाना जाता है और इस दिन ज़हरा पर्शियन न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने बच्चों के साथ एक पार्टी में आती है। इस पार्टी में इनकी कम्युनिटी के बहुत से लोग आए हुए थे। तभी वहाँ जियाउल्लाह भी पहुँच जाता है। उसे देखकर ज़हरा की बड़ी बेटी अतीना तुरंत भागकर गेट पे खड़े बॉडीगार्ड के पास जाती है और उनसे बोलती है कि इस इंसान को अभी के अभी इस पार्टी से बाहर निकालो, नहीं तो ये हमारे परिवार को मार देगा। बॉडीगार्ड ने अतीना की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसने कहा कि यहाँ 300 लोग हैं, इतने लोगों के सामने कोई किसी को क्यों मारेगा, और अगर मारना ही रहेगा तो अकेले में मारेगा, और वैसे भी हम लोग यहाँ हैं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। इधर अतीना बॉडीगार्ड से मदद मांग ही रही होती है कि उधर जियाउल्लाह जैसे ही अपनी बीवी के पास पहुँचता है वो तुरंत अपने जेब से एक चाकू निकालता है और एक के बाद एक करीब 8 से 10 बार उस चाकू से अपनी बीवी के गले पर वार करता है। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता तब तक ज़हरा इस दुनिया से जा चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद जियाउल्लाह ने जो किया उसे सुनकर आप और भी चौंक जाएंगे।
क्योंकि नॉर्मली कत्ल करने के बाद लोग भाग जाते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि यहाँ तो जियाउल्लाह अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद उसकी लाश के बगल में आराम से बैठता है और अपने रुमाल से अपने चश्मे पर लगे ज़हरा के खून को साफ करते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ मर गई, अब जाकर मेरे दिल को तसल्ली मिली। जिस समाज के सामने तुमने मेरा अपमान किया, आज मैंने अपने उस अपमान का बदला ले लिया है। जियाउल्लाह वहीं बैठा रहता है जब तक कि वहाँ पुलिस नहीं आ जाती, मानो वो पुलिस का ही इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, इसके बाद पुलिस वहां आती है और जियाउल्लाह को गिरफ्तार करके वहां से ले जाती है। पर अब क्या फायदा, अब तो उसे जो करना था वो कर चुका था। काश पुलिस ने अरमान की बात पर कुछ ही महीने पहले ही जियाउल्लाह को डांट फटकार लगाई होती तो शायद ये दिन इस परिवार को कभी देखना ही नहीं पड़ता। या फिर ये मान ले कि कोर्ट ने अगर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में ढील ना दी होती तो ये सब हुआ ही नहीं होता। खैर, कोर्ट में सुनवाई के बाद जियाउल्लाह को 26 साल की कैद की सजा दी जाती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस इंसान को बहुत कम सजा दी गई। मेरी माने तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो होनी ही चाहिए थी। आपका इस केस को लेकर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही ये लड़की जितनी खूबसूरत है, उसकी कहानी उतनी ही ज्यादा खौफनाक है। कहने को तो ये इंस्टाग्राम पर एक फिटनेस मॉडल इन्फ्लुएंसर है, पर असल में इसने इंस्टाग्राम और ओनली फैंस जैसे वेबसाइट का यूज सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया। इसने इन साइट से जितना ज्यादा पैसा कमाया, उतनी ही ज्यादा इसकी आदतें भी खराब होती चली गईं। शराब और ड्रग्स का नशा इस कदर इस पर हावी होने लगा कि असल जिंदगी में वो क्या कुछ कर गुजरती थी उसका उसे होश भी नहीं रहता था। और ऐसे में एक दिन उसके हाथों से वो गलती हो गई जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो आखिर क्या थी वो गलती और कौन है ये लड़की और क्या है इसकी वो खौफनाक कहानी, ये सब हम आपको आगे कहानी में बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस लड़की की कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है कोर्टनी क्लेनी। कोर्टनी क्लेनी का जन्म 21 अप्रैल 1996 को अमेरिका के टेक्सास शहर में हुआ था। कोर्टनी क्लेनी को बचपन से ही डांस और एक्टिंग का बहुत शौक था और इसी वजह से जब ये बड़ी हुई तो इसने मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। मॉडलिंग की वजह से उसे अपनी बॉडी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी था, इसलिए वो रेगुलर जिम जाया करती थी। उसका मॉडलिंग करियर ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहा, पर इसी बहाने उसका इंटरेस्ट फिटनेस में हो गया। अब वो ज्यादातर टाइम अपना जिम में बिताया करती थी और जिम में ली गई अपनी तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करती थी। शुरू में कोर्टनी क्लेनी की जिम वाली तस्वीरें और वीडियोस वायरल तो नहीं हुए, पर एक दिन अचानक ही उसकी एक वीडियो वायरल हो गई। पहले तो कोर्टनी को भी इस पर भरोसा नहीं हुआ, पर जब उसने अपने वायरल वीडियो को बार बार देखा तो उसे एक बात अच्छे से पता चल गई थी कि उसकी ये वीडियो वायरल क्यों हुई। असल में दोस्तों, कोर्टनी क्लेनी का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें उसने सिर्फ बिकनी ही पहनी हुई थी और ये बात कोर्टनी क्लेनी को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। इसके बाद कोर्टनी क्लेनी अपनी ज्यादातर वीडियोस बिकनी में ही बनाने लगी और अपनी ज्यादातर तस्वीरें भी बिकनी में ही पोस्ट करने लगी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में कोर्टनी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो गई और इंस्टाग्राम की वजह से कोर्टनी क्लेनी को बहुत सारे प्रोडक्ट के प्रमोशनल ऑफर्स भी आने लगे, जिससे उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। पर कोर्टनी क्लेनी का मन इतने से कहां भरने वाला था। उसे तो अपनी जिंदगी में ढेर सारा पैसा कमाना था, जिससे वो अपनी महंगी से महंगी ख्वाहिशों को आसानी से पूरा कर सके। इसी दौरान उसे किसी ने ओनली फैंस वेबसाइट के बारे में बताया। असल में दोस्तों, ये वेबसाइट बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि फेसबुक, पर यहाँ पर आपको एक मंथली फीस उस क्रिएटर को देनी पड़ती है जिसकी वीडियोस या फोटोज आप देखना चाहते हो। आसान भाषा में समझे तो यहाँ कुछ भी फ्री में देखने को नहीं मिलता और इसलिए ओनली फैंस के ज्यादातर क्रिएटर ऐसे हैं जो अपनी अश्लील वीडियोस या फोटोज पोस्ट करते हैं ताकि उनके सब्सक्राइबर उनसे जुड़े रहें। तो जब कोर्टनी क्लेनी को इस वेबसाइट के बारे में पता चला तो उसने भी ओनली फैंस पर अपना अकाउंट बना लिया। और वायरल कैसे हुआ जाता है वो तो इंस्टाग्राम की मदद से उसे पहले ही पता चल चुका था। फिर क्या था, देखते ही देखते कोर्टनी क्लेनी ओनली फैंस पे भी काफी फेमस हो गई। ओनली फैंस पे उसकी सफलता का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि उसकी 1 साल की कमाई 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। अब जब कोर्टनी क्लेनी की कमाई करोड़ों में होने लगी तो उसकी अय्याशी और बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से उसे शराब और ड्रग्स की बुरी लत लग गई
वो अक्सर पार्टी करने बार्स एंड क्लब्स में जाने लगी। इसी दौरान नवंबर 2020 में एक पार्टी में कोर्टनी की मुलाकात क्रिश्चियन ओबमसेली नाम के एक युवक से होती है। पार्टी के दौरान क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी के बीच काफी नजदीकियां हो जाती हैं। इसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अभी तक तो इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जब दोनों ने साथ में रहने का फैसला लिया तब इनकी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। प्यार के इजहार के बाद क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी ने साथ में रहने का प्लान किया और फिर दोनों ने टेक्सास शहर में एक नया घर रेंट पे ले लिया और वहां पर दोनों लिव इन में रहने लगे। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, पर कुछ ही महीनों बाद क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं और इन झगड़ों की मेन वजह थी कोर्टनी क्लेनी का क्रिश्चियन ओबमसेली पर शक करना। असल में दोस्तों, ओबमसेली का किसी भी लड़की की तरफ देखना या उससे बातें करना कोर्टनी क्लेनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। समय के साथ साथ इनके बीच के झगड़े और भी हिंसक होने लगते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार झगड़े के दौरान कोर्टनी क्लेनी ने क्रिश्चियन ओबमसेली की थाइस पर चाकू से वार किया था और कई बार तो पार्टी के दौरान उसने क्रिश्चियन ओबमसेली के ऊपर वाइन ग्लास और प्लेट भी फेंक कर मारे थे। इन घटनाओं के दौरान क्रिश्चियन ओबमसेली कई बार घायल भी हुआ, पर वो हर बार अपनी गर्लफ्रेंड की इन गलतियों को माफ करता गया, क्योंकि जब कोर्टनी क्लेनी ऐसी हरकतें करती थी तो वो उस समय बहुत नशे में होती थी और जब उसका नशा उतरता था तो वो क्रिश्चियन ओबमसेली से माफी मांग लेती थी और क्रिश्चियन ओबमसेली हमेशा उसे इसलिए माफ कर देता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और ये बात उसने एक लेटर में लिखकर कोर्टनी क्लेनी को बताई भी थी। खैर, इन सब बातों से एक बात तो क्लियर थी कि इनका लिव इन रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था। इसलिए ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी ने मिलकर ये फैसला किया कि वो लोग टेक्सास शहर को छोड़कर मियामी में शिफ्ट हो जाएंगे ताकि मियामी शहर की खूबसूरती के बीच इनकी ये हिंसक लड़ाइयाँ खत्म हो सके। इसके बाद जनवरी 2022 में दोनों मियामी में शिफ्ट भी हो जाते हैं। यहाँ उन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट रेंट पे लिया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। पर कोर्टनी क्लेनी कहाँ बदलने वाली थी। यहाँ भी कुछ ही दिनों में कोर्टनी ओबमसेली से लड़ाइयाँ करना शुरू कर देती है। इसका एक वीडियो भी बाद में सामने आया जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कोर्टनी ओबमसेली पर झगड़े के दौरान हमला करती थी। 3 अप्रैल 2022 इस दिन कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन ओबमसेली के बीच एक आखिरी लड़ाई हुई। आखिरी लड़ाई मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस लड़ाई में क्रिश्चियन ओबमसेली की जान चली गई। आखिर क्या कुछ हुआ 3 अप्रैल की शाम को, चलिए जानते हैं। 3 अप्रैल को दिन के 1:15 पर क्रिश्चियन ओबमसेली घर से बाहर जाता है, जबकि उस समय कोर्टनी क्लेनी घर पर ही रहती है और अपने ओनली फैंस वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। शाम को 4:33 पर ओबमसेली सबवे से 2 सैंडविच लेकर वापस आता है। इसके ठीक 10 मिनट बाद कोर्टनी क्लेनी अपनी माँ को कॉल करती है और उनसे करीब 6 मिनट बात करती है। कॉल काटने के बाद एक बार फिर से कोर्टनी क्लेनी अपनी माँ को कॉल करती है और इस बार वो लगभग 7 मिनट उनसे बात करती है। माँ से बात करने के बाद 4:57 पर कोर्टनी क्लेनी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल करती है और उनसे बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को चाकू लग गया है और उसका बहुत सारा खून बह रहा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इस कॉल के दौरान पीछे से ओबमसेली की भी आवाज आती है जिसमें वो कोर्टनी क्लेनी से कह रहा होता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे मेरा हाथ महसूस नहीं हो रहा है। इस कॉल के बाद पुलिस और मेडिकल टीम जल्द से जल्द उस अपार्टमेंट में पहुंचती है जहां कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन ओबमसेली रहते थे। अपार्टमेंट के अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक जाते हैं। घर में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और घर के एक कोने में ओबमसेली बेहोश पड़ा हुआ था। उसके सर को अपनी गोद में रखकर कोर्टनी क्लेनी बस रोई जा रही थी। मेडिकल टीम जब ओबमसेली की जांच करती है तो पता चलता है कि उसकी सांसें चल तो रही हैं पर बहुत धीमे। मेडिकल टीम तुरंत ओबमसेली को लेकर हॉस्पिटल जाती है, पर रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। इधर पुलिस अपार्टमेंट की पूरी जांच पड़ताल करती है और वहां से सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। पुलिस जब कोर्टनी क्लेनी से पूछताछ करती है तो कोर्टनी क्लेनी उन्हें बताती है कि उसके और ओबमसेली के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, पर कुछ ही मिनटों में ये झगड़ा लड़ाई में तब्दील हो गया। लड़ाई के दौरान ओबमसेली उसका गला दबा देता है, पर किसी तरह वो ओबमसेली की गिरफ्त से बच निकलती है और भागकर किचन में जा पहुंचती है।
ओबमसेली जब किचन की तरफ बढ़ता है तो खुद को बचाने के लिए उसने किचन में रखा चाकू ओबमसेली की तरफ फेंक दिया और वो चाकू सीधा ओबमसेली के सीने में जा लगा। इसके बाद वो फर्श पर गिर जाता है और उसके सीने से बहुत सारा खून बहने लगता है। कोर्टनी क्लेनी की बातों से पुलिस एक बात तो समझ चुकी थी कि ओबमसेली की हत्या के पीछे कोर्टनी क्लेनी का ही हाथ है, पर यहाँ एक पेच था कि क्या ये हत्या है या सेल्फ डिफेंस। अब इस पहेली को सॉल्व करने के लिए पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी थी, इसलिए पुलिस कोर्टनी क्लेनी को गिरफ्तार करके उसे हवाई के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज देती है, क्योंकि पुलिस को पूछताछ के दौरान ऐसा लगा कि शायद कोर्टनी क्लेनी अभी मानसिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं है। 1 महीने के इलाज के बाद कोर्टनी क्लेनी आज़ाद हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया था। करीब 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस कोर्टनी क्लेनी पर 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज लगाती है और उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया कि जो भी बातें कोर्टनी क्लेनी ने पुलिस से कही थी वो आधी सच और आधी झूठ है, क्योंकि कोर्टनी क्लेनी ने पुलिस को बताया था कि उसने चाकू करीब 10 फुट की दूरी से ओबमसेली पर फेंका था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो ये चाकू दूर से नहीं बल्कि बेहद करीब से मारा गया है, तभी जख्म इतने गहरे लगे हैं और जख्म का निशान ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अगर चाकू दूर से मारा होता तो जख्म के निशान इतने गहरे नहीं होते और ना ही ऊपर से नीचे की तरफ जाते। पुलिस ने यह भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोर्टनी क्लेनी के शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं मिला, जिससे ये साबित हो सके कि ओबमसेली ने उसे मारा था या उसका गला दबाया था, जैसा कि कोर्टनी क्लेनी ने दावा किया था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये भी बताया कि पुलिस को लगता है कि चाकू मारने के बाद कोर्टनी क्लेनी ने पहले अपनी मां को कॉल किया, ना कि पुलिस को, जिसकी वजह से 20 से 25 मिनट तक ओबमसेली का खून बहता रहा और इसी वजह से उसकी मौत हुई। अगर 20-25 मिनट पहले ही कोर्टनी क्लेनी ने कॉल किया होता तो शायद उसे बचाया जा सकता था। इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट में कोर्टनी क्लेनी की मां का वो मैसेज भी दिखाया जिसमें उन्होंने लिखा था कि सेल्फ डिफेंस की बात करना और उससे ज्यादा कुछ मत कहना। और आखिरी में पुलिस ने कोर्ट में कुछ ऐसे गवाह भी पेश किए जिन्होंने ये बताया कि पार्टी के दौरान हमेशा कोर्टनी क्लेनी ही ओबमसेली से झगड़ा करती और फिर उसे मारना शुरू कर देती थी। सारे सबूतों के सामने आने के बाद भी अभी तक कोर्टनी क्लेनी अपनी सेल्फ डिफेंस वाली बात पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कोर्टनी क्लेनी को कोर्ट गुनाहगार मानती है या नहीं, क्योंकि अभी तक ये केस कोर्ट में चल ही रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।